नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSYBS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल में हम लोग सामान्य ज्ञान की क्लास करा रहे हैं और आज इसका क्लास 4 है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न में से किस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O, यानी N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। और ये नाइट्रोजन एक ऑक्साइड है। दोस्तों, ये समान ताप पर ये हल्के मीठे स्वाद के साथ एक रंगहीन गंधहीन गैर ज्वलनशील गैस है। और इसका उपयोग दोस्तों सर्जरी और दंत चिकित्सा में निश्चेतक और दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, पानी के शुद्धिकरण के निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी के शुद्धिकरण के लिए अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे पानी के शुद्धिकरण के लिए, तो पानी की कीटाणु रहित करने के लिए पराबैंगनी जल संशोधन वाले सबसे प्रभावी तरीका है। अब पराबैंगनी यूवी किरणें पानी में हानिकारक रोगाणुओं में घुसकर उनके आनुवंशिक कोर डीएनए पर हमला करके बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कारक किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बेयर ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों, रंगीन टेलीविजन में 3 प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जो नीले, हरे और पीले रंग के होते हैं। और पुराने टेलीविजन ने कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया था। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लैक्टोमीटर एक उपकरण है जो दूध के घनत्व यानी मलाई को मापता है। लैक्टोमीटर एक उपकरण है जो आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। ये कहा जाता है कि जब कोई शरीर पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक तरल पदार्थ में डूब जाता है तो यह एक ऊर्ध्वबल का अनुभव करता है, जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है। और दोस्तों, दूध उत्पादों में पोषक तत्वों में प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, विटामिन ए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता का अच्छा संतुलन होता है। याद रखिएगा, दूध का पीएच मान दोस्तों लगभग 6.5 से 6.7 तक होता है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, शेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो शेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग आमतौर पर शेविंग करते हैं घर पर, वो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और शेविंग करते समय जब चेहरे को अवतल दर्पण के नज़दीक रखा जाता है तो अवतल दर्पण चेहरे की एक आवर्धित और उभरी हुई छवि उत्पन्न करता है। यह एक दर्पण है जो एक घुमावदार प्रतिबिंबित सतह है। समतल दर्पण आपका हो जाएगा, ये एक समतल परावर्तक सतह वाला दर्पण है। और समतल दर्पणों के लिए परावर्तन का कोण घटनाओं के कोण का बराबर होता है। और उत्तल दर्पण आपका हो जाएगा, यह एक घुमावदार दर्पण है जिसमें परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ती है। इसे लेंस का विचलन के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों, उत्तल दर्पण पर छवि हमेशा आभासी होती है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। और दोस्तों, संसद का कोई भी सदन महाभियोग शुरू कर सकता है। राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्यों में से 1/4 को महाभियोग के लिए आम सहमति देनी होगी। मतलब संसद में 1/4, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। यदि लोकसभा महाभियोग प्रस्ताव पेश करती है तो ये विशेष बहुमत से पारित होगा। और दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों से बनी है, जिनमें से 12 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। अन्य अन्य क्षेत्रों से जैसे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों के संबंध में जोड़ा जाता है।
अनुच्छेद 80 आपका। और अनुच्छेद 72 आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान देने, माफ़ी देने और राहत देने या सजा देने के किसी दोषी अपराध के दोषी को किसी व्यक्ति को सजा के निलंबित करने, हटाने या मनाने की शक्ति प्रदान करता है। और 84 आपका करता है अनुच्छेद, आर्टिकल 84, ये संसद में सदस्यता के लिए योग्यता को परिभाषित करता है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल सम्राट था। और इन्होंने 19वें मुगल सम्राट के रूप में कार्य किया। यह 1837 से 1857 तक मुगल वंश पर शासन किया तथा 1857 के विद्रोह के दौरान ने प्रमुख बनाया गया था। दोस्तों बात करेंगे मुगल सम्राट की, तो सबसे पहले बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी थी, संस्थापक था बाबर। अब भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल वंश का पहला सम्राट था। इसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया तथा 1530 में आगरा में की मृत्यु हो गई। उसका मकबरा काबुल में है, काबुल अफगानिस्तान में है। और दोस्तों औरंगजेब ये भारतीय उपमहाद्वीप में छठे मुगल सम्राट था और ये आलमगीर शीर्षक के तहत उन्हें दिल्ली में ताज पहनाया गया। इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी। और दोस्तों जजिया औरंगजेब द्वारा फिर से मतलब जजिया कर इसने ही लगाया था बाद में फिर से। और टीपू सुल्तान आपका यह मैसूर का शासक था तथा यह हैदर अली का पुत्र था। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, भारत में व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में शुरू किए गए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत में व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में संदेश यानी ऑप्शन डी संदेश इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का नाम है संदेश। और दोस्तों ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर INC भारत सरकार ने व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में संदेश नामक एक त्वरित संदेश मंच शुरू किया है। और नए NIC प्लेटफॉर्म तक का उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल ID के साथ किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी को चुना गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जाएगा। बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तथा यह लिबरल पार्टी से संबंधित थे। इन्होंने 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे तथा ये 1886, 1893 और 1906 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो ये गरीबी और अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक थे तथा इन्होंने राष्ट्रगोप्टर और द वॉइस ऑफ इंडिया जैसे नए पत्र भी प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पवन के वेग को मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे एनेमोमीटर की, तो ये पवन के बल और वेग को नापता है और एनेमोमीटर में चरखा होता है। जो पवन तेज चलती है तो चरखा तेजी से घूमता है। यह घुमाव की संख्या को गिनता है जिसका उपयोग पवन की गति को गणना करने के लिए किया जाता है। और आपका एमीटर ये आपका विद्युत प्रवाह की शक्ति को मापता है तथा बैरोमीटर यह आपका वायुमंडलीय दबाव को मापता है। और आपका एक्टिनोमीटर ये आपका विकिरण की तीव्रता को मापने का एक उपकरण है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, किसको भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से विक्टोरिया स्टोराव को सम्मानित किया जाएगा। और उन्हें द कन्फॉर्मिस्ट 1970
और द लास्ट टेंगो इन पेरिस 1972 में आदि फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है दोस्तों। स्टारो स्टारो को विक्टोरिया स्टारो को। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, कमरे के तापमान पर तरल रहने वाली धातु कौन सी है? तो कमरे के तापमान पर पारा धातु यानी मरकरी तरल रहती है, और पारा गर्मी का एक खराब कंडक्टर है। इसमें एक घनत्व कम होता है, इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है तथा इसका गलनांक अपने उच्च अंतः आणविक रिक्तस्थान की वजह कम होता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, आयोडेक्स एक दर्द निवारक बाम किसकी गंध होती है? तो आयोडेक्स एक दर्द निवारक बाम जो कि मैथिल सैलिसिलेट की गंध होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका दोस्तों आणविक सूत्र याद कर लीजिएगा। इसका आणविक सूत्र होता है C8H8 और O3। इसका आणविक सूत्र हो जाएगा मैथिल सैलिसिलेट यानी ऑप्शन बी। और दोस्तों इसका आणविक भार होता है 152.15 ग्राम प्रति मोल। और मिथाइल सैलिसिलेट एक कार्बनिक एस्टर है जो प्राकृतिक रूप से पौधों की कई प्रजातियों द्वारा निर्मित होता है, विशेषकर विंटर ग्रीन में। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, कार्बन के किस एलोट्रोप का उपयोग स्नेहक के रूप में और पेंसिल में लीड के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन में दोस्तों ग्रेफाइट एलोट्रोप का उपयोग, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है पेंसिल में। दोस्तों ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रूप है। इसका रंग स्टील ग्रे से काला होता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक कहा जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। बात करेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD और द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA साथ मिलकर विश्व बैंक बनाते हैं। अब बात करेंगे विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक 1944 में ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बनाया गया था। और इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है। और इसके राष्ट्रपति हैं डेविड मलपास और MD और CFO हैं अंशुला कांत। बैंक की पहली महिला CFO हैं ये, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसका गठन दोस्तों 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन DC में हुआ था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, कोशिका के नाभिक की खोज किसने की? तो कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोशिका, बात करें कोशिका की, तो जीवन की मूल संगठनात्मक इकाई कोशिका है। और जीवों में कोशिकाएं शरीर की वृद्धि के लिए मृत कोशिकाओं के स्थान पर और प्रजनन के लिए युग्मज बनाने के लिए विभाजित होती हैं। और हर कोशिका यानी प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में 3 सामान्य विशेषता पाई जाती हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रश्न हो, जितने भी सूफी संत हैं या फिर कोई एक्टर हो, कोई भी खिलाड़ी हो, तो जितने भी उत्तर प्रदेश से जो भी बने उसको ज़्यादा याद करिए, क्योंकि परीक्षा में उत्तर प्रदेश से 7 से 8 नंबर आपके पक्के हैं। 8 नंबर, चाहे वो आपका ग्राम समाज में हो या फिर GS में हो, आपके इसमें उत्तर प्रदेश से पक्के नंबर हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो कि नोएडा में स्थित है, नोएडा में स्थित है। और बात करेंगे दोस्तों लखनऊ में, दोस्तों आपका श्री काशीराम जी स्मारक स्थित है लखनऊ में, और इको गार्डन भी लखनऊ में स्थित है। और चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क जो कि कानपुर में स्थित है।
और महेश भूपति टेनिस एकेडमी ये आपका लखनऊ में स्थित है। याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे का जन्म उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुआ था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे का जन्म उत्तर प्रदेश में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। प्रयागराज में हुआ था। ये दोस्तों प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म 1890 अक्टूबर में हुआ था। ये असहयोग आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे तथा दोस्तों इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रसिद्ध पत्रकारों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 1989 से हर साल दिया जाता है। और गणेश शंकर विद्यार्थी वर्ष 1962 में डाक टिकट पर भी दिखाई दिए थे। दोस्तों इनके नाम पर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल यानी GSVIM मेडिकल कॉलेज नाम रखा गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान को सम्मान करने के लिए कानपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा कर दिया है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, संत कबीर दास जो प्रसिद्ध कवि थे उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। संत कबीर दास जो प्रसिद्ध कवि थे वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित थे। और संत कबीर दास 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। अरे वाराणसी में थे से हैं। और इनका जन्म 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में था, लेकिन वह अपने शिक्षक हिंदू भक्ति नेता रामानंद से काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट दोस्तों ये याद कर लीजिएगा कि कबीरदास जी के मुख्य रचना याद कर लीजिएगा, साखी, सबद और रमैनी थी। कबीर के दोस्तों छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते गए थे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक जो कि सच्चिदानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। और सच्चिदानंद वात्स्यायन को उनके उपनाम अज्ञेय के नाम से जाना जाता था। और सच्चिदानंद वात्स्यायन का जन्म कुशीनगर जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे शेखर एक जीवनी तथा आंगन के पार द्वार और तार सप्तक, हरी घास क्षण भर, आंगन के पार द्वार तथा पूर्वा और सुनहरे सेवाल और भगन दूत। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान द्वारा मतलब किससे उधार लिया गया, किस देश से उधार लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से लिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों को दोस्तों नामित कर सकते हैं राज्यसभा में। और दोस्तों याद कर लीजिए कनाडा से दोस्तों उधार लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार तथा अवशिष्ट शक्तियाँ। और नेक्स्ट 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए अनुसार बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। तो बंधुत्व का हो जाएगा आपका भाईचारे की भावना, यानी आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्न के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये स्वतंत्रता का अधिकार आपका आ जाएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आएगा। आप भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे वाणी और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा शांति प्रियता से बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार, और तीसरा संघों या यूनियनों या सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, तथा चौथा पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, पांचवा भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार। दोस्तों आपके पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, अब वहाँ पर भी आप, जब से अनुच्छेद 370 हट गया है तो अब वहाँ पर भी आप रह सकते हैं जाकर।
छठा, किसी भी पैसे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या रोजगार को करने का अधिकार भी देता है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं, तो वह हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संपत्ति के अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है, और संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं जो बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। और संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया था और इसके बजाय संविधान में एक नया प्रावधान जोड़ा गया था। और दोस्तों अनुच्छेद 300A इसे संवैधानिक अधिकार बनाता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसी ही वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। यूपी लेखपाल की जिम्मेदारी अब हम लोग पूरी आपको करके दिखाएंगे। बस हमारा वादा आपसे वादा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।